माँ जो होती है वो बच्चे को कर्ज नहीं देती है। माँ जो होती है बच्चे को एकदम मदद करती है। और जो मेरा डिसअपॉइंटमेंट है, और मैं राजनीतिक तौर से नहीं बोल रहा हूं, मैं हिंदुस्तान के हिंदुस्तान के साइड से बोल रहा हूं, जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। वो डायरेक्ट आज जो जरूरत है किसानों के जेब में, मजदूरों के जेब में, जो हमारे माइग्रेंट वर्कर चल रहे हैं उनके जेब में एकदम पैसे डालने की जरूरत है। और मैं आज भी विनती करता हूं, सरकार से विनती करता हूं कि आप कर्ज जरूर दीजिए, मगर भारत माता को अपने बच्चों के लिए साहूकार का काम नहीं करना चाहिए। भारत माता को अपने बच्चों को एकदम पैसा देना चाहिए, क्योंकि आज उनको पैसे की जरूरत है। जो माइग्रेंट सड़क पे चल रहा है उसे कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे जेब में पैसे की जरूरत है। जो किसान तड़फ रहा है उसको कर्ज की जरूरत नहीं है, उसे पैसे की जरूरत है, और पैसे की कोई कमी नहीं है। तो ये एक मेरा मेन मैसेज था, राजनीतिक मैसेज नहीं है। क्योंकि मैं ये इसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर हमने, देखिए, जब मां अपने बेटे को पैसा देती है उसके दो कारण होते हैं। सबसे बड़ा कारण प्यार होता है कि मां बाप अपने बच्चों को प्यार करते हैं, और फिर दूसरा कारण होता है बच्चा माता और पिता का भविष्य भी होता है। ये जो लोग आज तड़प रहे हैं, ये जो लोग आज सड़क पे भूखे प्यासे चल रहे हैं, ये हिंदुस्तान के भविष्य हैं। और ये हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं, ये हमारे माता पिता हैं। इनको हमें पूरा समर्थन करना है, और सिर्फ सरकार को नहीं। मैं आपको, रिपोर्टर्स को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप खड़े हुए, और आपने जो हिंदुस्तान में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है, हाईवेज पे हो रहा है, वो आपने पूरे देश को दिखाया। तो आपने भी ये अच्छा काम किया। हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, ऑपोजिशन की भी जिम्मेदारी बनती है, सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है, हम सबको एक साथ काम करना है। मगर मैं विनती करता हूं कि आज जो हमारी जनता है, जो गरीब जनता है, उनको पैसे की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी जी को मैं प्यार से बोल रहा हूं कि इस पैकेज को रिकंसिडर करना चाहिए, और इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की जो हमने बात की थी, सीधा का सीधा बैंक अकाउंट में पैसा डालने की जो बात की थी, 200 दिन की नरेगा की जो बात की थी, किसानों को डायरेक्ट पैसा देने की जो बात की थी, उसके बारे में नरेंद्र मोदी जी सोचें। क्योंकि ये जो लोग हैं ये हमारा भविष्य है। इन्हीं लोगों ने हिंदुस्तान को खड़ा किया है। और मैंने सुना है कि पैसे ना देने का कारण रेटिंग्स की बात है। कहा जा रहा है कि अगर हमने आज थोड़ा डेफिसिट बढ़ा दिया तो जो बाहर की एजेंसीज हैं वो हिंदुस्तान की रेटिंग डाउन कर देंगे और हमारा नुकसान होगा। और मैं प्रधानमंत्री जी से प्यार से कहना चाहता हूं कि हमारी जो रेटिंग है वो हिंदुस्तान बनाती है। हमारी जो रेटिंग है उसको हमारे किसान बनाते हैं, मजदूर बनाते हैं, छोटे बिजनेस वाले बनाते हैं, बिग बिजनेस वाले बनाते हैं। आज उनको हमारी जरूरत है, उनको पैसे की जरूरत है। रेटिंग के बारे में आज मत सोचिए, विदेश के बारे में आज मत सोचिए, आज हिंदुस्तान के बारे में सोचिए, और इनको एकदम आप पैसा दीजिए। और फिर देखिए, जैसे ही ये लोग काम करना शुरू करेंगे, रेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रेटिंग में। हमें हिंदुस्तान के दिल को देखकर डिसीजन लेना है, विदेश को देखकर डिसीजन नहीं लेना है। तो ये मेरा मेन शुरुआत का मैसेज था। अब आप सवाल पूछिए। राहुल, मेरा सवाल ये था कि पिछले कुछ दिनों से जो भी वारदातें हो रही है, दुखद घटनाएं हो रही है, सभी खास करके जो मजदूर है, माइग्रेंट लेबर से, चाहे गुजरात से हो या अलग अलग स्टेट से, उनके साथ दुर्घटना भी होती है। ऐसे दृश्य भी आते हैं जो आपको झंझोड़ते हैं। आप क्या मानते हैं, इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उससे जुड़ा मेरा सवाल यह है कि आपको लग रहा है कि अलग अलग जो स्टेट है उनके बीच में कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी है,
चाहे गुजरात से मध्य प्रदेश हो, गुजरात से राजस्थान हो, गुजरात से महाराष्ट्र हो, महाराष्ट्र से और स्टेट हो। और क्या इस मुद्दे पर कांग्रेस ने कभी सरकार से सलाह मशवरा किया? देखिए, ये गलती देने का टाइम नहीं है, ये फिंगर पॉइंटिंग का टाइम नहीं है। आज हिंदुस्तान के सामने बड़ा प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना। ये छोटा प्रॉब्लम नहीं है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। जो लेबर की बात है, ये बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम है। तो मैं फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता हूं, मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग सड़कों पे चल रहे हैं, इनकी मदद हम सबको करनी है। सिचुएशन ये है कि बीजेपी सरकार में है और उनके हाथ में सबसे बड़े औजार हैं, तो उनको उनकी ज्यादा जिम्मेदारी बनती है। हम ऑपोजिशन में, हमारा भी काम है, हमारा संगठन है, हमारा भी काम है, और जॉइंटली एक काम सबको करना पड़ेगा। स्टेट्स की कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह सकती है, मगर उसको रिजॉल्व करना है। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ भैया मध्य प्रदेश और इसके बीच में कोऑर्डिनेशन की कमी है। वो बात छोड़िए, रेजोल्यूशन की बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो आंधी आने वाली है, क्योंकि आने वाली है, वो जो चैलेंज है उसको हम एक साथ मिलकर कन्फ्रंट करें। राहुल जी, ये बड़ा अहम सवाल है और सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने हम सबसे बात की। राहुल जी, सबसे जरूरी सवाल, आपने 12 फरवरी को ट्वीट किया था और 12 फरवरी को आपने ट्वीट कर केंद्र की सरकार को आगाह कर दिया था, इस भयानक आपदा को लेकर ट्वीट कर दिया था, बता दिया था और ये बता दिया था कि ये संकट हर राज्य में फैलेगा। क्या मानते हैं आप बड़ी चूक हुई? और उसके बाद आज जब पूरा देश में हजारों लाखों प्रवासी किसी न किसी राज्य में पैदल चल रहे हैं, किसी न किसी राज्य में पैदल चलते हुए इनकी मौत भी हो रही है, बच्चे, बूढ़े, छोटे बच्चे, और ऐसी भयावह हालात पैदा हुए, तो क्या लगता है केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वो अपना विश्वास उन्होंने प्रवासियों के मन में खो दिया? और इस तमाम जो हालात है उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी का कोई एक्शन प्लान है आपकी नजर में? आपने किराए को लेकर जरूर पहल की सोनिया जी ने, लेकिन क्या किराया काफी होगा, क्योंकि लोग तो पैदल चल रहे हैं? जी नहीं, हमारे स्टेट्स में हम पूरी तरह सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे स्टेट्स में हम डायरेक्टली पैसा दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ सरकार डायरेक्टली पैसा दे रही है। हम मनरेगा पे फोकस कर रहे हैं, मनरेगा को हम डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी है। जहां तक अर्ली वार्निंग की बात है, सच है कि मैंने ये बात फरवरी में उठाई, मगर देखिए अब ये कहना उसका कोई मतलब नहीं है। अब किसने उठाई, कब उठाई, क्यों उठाई, वो अलग बात है, हो गया वो। ये जो तूफान है ये अभी आया नहीं है। ये आप मत सोचिए कि तूफान आ गया है, तूफान अभी सामने आ रहा है, और वो तूफान आर्थिक तूफान है और उससे बहुत सारे लोगों को चोट लगने वाली है। तो फिंगर पॉइंटिंग नहीं करनी, मगर जो ऑपोजिशन का काम है, मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूं? क्योंकि मैं सरकार पे दबाव डालना चाहता हूं। मैं सरकार को कहना चाहता हूं, देखिए तूफान आ रहा है, आर्थिक बहुत जबरदस्त आर्थिक डैमेज होने वाला है, और आप डायरेक्टली पैसा डालिए, लोगों के जेब में पैसा डालिए, डिमांड क्रिएट करिए। तो मैं दबाव डालने के लिए कर रहा हूं, और मैं जानता हूं कि अगर हम थोड़ा दबाव डालें और अच्छी तरह से समझाएं तो सरकार सुन भी सकती है। और मुझे लगता है, मुझे भरोसा है कि अगर सरकार के लोग विपक्ष की बात अच्छी तरह सुने, क्योंकि उसमें थोड़ी सच्चाई है, अगर अच्छी तरह सुने वो तो हमारी बात मान लेंगे। इसलिए मैं दबाव डाल रहा हूं थोड़ा। ऑपोजिशन का काम यही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया योगेश जी। मैं अब बिहार में टीवी 18 बिहार झारखंड दिवाकर जी हैं, कृपया वो आएंगे। दिवाकर जी अपना सवाल पूछिए।
नमस्कार दिवाकर जी। राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स की बड़ी समस्या आपने, भैया थोड़ा जोर से बोलेंगे प्लीज। हाँ राहुल जी, आपने माइग्रेंट लेबर्स का जिक्र किया। प्रवासी मजदूर जो कोरोना का संकट काल है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, और आपने कहा कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढने की जरूरत है, और वक्त आ गया है कि लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन होना चाहिए। मेरा सवाल है कि आप प्रधानमंत्री होते अगर, तो आप 3 कौन से बड़े कदम उठाते जिससे फौरी तौर पर राहत होती और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ढूंढा जाता? क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है जो गांव, खेतों और हमारे घर की दहलीजों से रोजगार खत्म कर दिए, मौके खत्म कर दिए, और गिनती के कुछ शहर खड़े किए, आइलैंड खड़े किए, जहां रोजगार को लेकर हम भटकते हैं और पलायन को मजबूर होते हैं। और देश का पूर्वी हिस्सा खास तौर पे बड़ी तादाद में प्रवासी मजदूर आते हैं, चाहे बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, यहाँ रोजगार क्रिएट होते। तो क्या उदारीकरण की वो व्यवस्था जिम्मेदार नहीं है, और वो सरकारें जो आगे ले जा रही थी वो व्यवस्था, उस व्यवस्था को वो जिम्मेदार नहीं है? आप विवाद तरीके से अपनी बात रखते रहे। मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, तो ये आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, तो मैं आपका हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो जवाब नहीं दूंगा। मगर मैं ऑपोजिशन लीडर हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे शॉर्ट टर्म में, मीडियम टर्म में, लॉन्ग टर्म में मेरी क्या सोच है। शॉर्ट टर्म में डिमांड को आप फायर कीजिए। शॉर्ट टर्म में आप जो छोटे और मीडियम बिजनेस वाले हैं जो हिंदुस्तान को रोजगार देते हैं उनकी आप रक्षा कीजिए, और जो आर्थिक तूफान आने वाला है उसके लिए आप प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। मेडिकल साइड से जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जो हाई रिस्क लोग हैं, उनको आप प्रोटेक्ट कीजिए। ये हुई बात शॉर्ट टर्म की। मीडियम टर्म की बात जो है, ये जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं इनको आप सपोर्ट कीजिए, पूरे देश में सपोर्ट कीजिए। और इन स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस जो 40% रोजगार हिंदुस्तान को दिलवाते हैं, इनको आप फाइनेंशियल सपोर्ट दे के इनको आप बड़ा कीजिए, और बिहार जैसे प्रदेशों में ही रोजगार तैयार कीजिए। तो ये ब्रॉडली मैंने आपको बताया। कभी आप मुझसे गहराई में बात करना चाहते हैं तो मैं आपसे गहराई में बात कर सकता हूं इनके बारे में, बट ब्रॉडली जब कोई घर छोड़ के जाता है तो रोजगार के लिए जाता है, भविष्य के लिए जाता है, अपना भविष्य बनाने के लिए जाता है। तो रोजगार की हमारी एक क्लियर कट नेशनल स्ट्रेटेजी होनी चाहिए।